चैप्टर हम लोग पढ़े थे राजा किसान और नगर के बारे में। जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इस सभ्यता एक विकसित हुई थी, उस सभ्यता के बारे में हम लोग जाने थे लोग, ठीक ना। उसी का आज पार्ट 2 है, यानी इतिहास के क्लास चैप्टर दूसरा है राजा किसान और नगर का पार्ट 2 है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, ठीक ना। वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, ठीक ना। उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। पहले ऋग वैदिक काल, उसके बाद से उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए लोग। वैदिक काल 1500 से, ठीक ना, और 900 इस 1500 से 600, कितना हुआ 1500 से 600 बीसी तक कायम था। उसको 2 भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में ऋग वेद की रचना हुई थी और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना। उसके बारे में हम लोग जानकारी जुटा चुके हैं, ठीक ना। अब हम लोग नया टॉपिक आ रहा है, हम लोग पार्ट 2 है, जिसमें है टॉपिक हम लिखे वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। वेदों के, इसमें मुख्य रूप से वेदों के बारे में जाना जाएगा। वैदिक सभ्यता का मतलब वेदों के बारे में जाना जाएगा। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, ठीक ना। समझ लो, पार्ट 2 है इतिहास का, चैप्टर दूसरा का पार्ट 2 है वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता से पहले लगभग 4500 के आसपास समय था, ठीक ना। 2600 से 1900 बीसी, 2600 से 1900 बीसी में, ठीक ना, यानी बिफोर क्राइस्ट में, ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले एक सभ्यता बसी थी जिसको हम लोग बोलते थे हड़प्पा सभ्यता। पीछे हम लोग अध्ययन जुटा चुके हैं इसके बारे में, ठीक ना, अध्ययन कर चुके हैं लोग। हड़प्पा सभ्यता थी जो सभ्यता, इस सभ्यता का जब पतन हुआ तो एक नई सभ्यता आई जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता बोले थे। क्या बोले थे लोग? वैदिक सभ्यता। पीछे हम लोग जान चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। ये जो सभ्यता है यह एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो यह एक ग्रामीण सभ्यता है, समझ लो। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज, ठीक ना। तो वही कौन सभ्यता के बारे में? वैदिक सभ्यता। तो यही याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता यहाँ पर लिखे है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद इस सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता का उदय मतलब कौन सभ्यता का उदय हुआ? वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, ठीक ना। यानी सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, जब सिंधु सभ्यता खत्म हो गया, ठीक ना, यानी 2600 में, 2600 बीसी में यह सभ्यता विकसित हुई थी और 1900 बीसी में यह सभ्यता खत्म हो गई थी। तो इस सभ्यता के खत्म होने के कुछ दिनों उपरांत, तुरंत नहीं, कुछ दिनों उपरांत एक नई सभ्यता आई। उसी सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं। कौन सभ्यता बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद इस सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता में कौन सभ्यता का उदय हुआ? वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, ठीक ना। समझ लो, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता। याद कीजिए, पीछे बतला दिया हम, ठीक ना। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता, दोनों में अंतर देखिए। हड़प्पा सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वही बात यहाँ लिखा गया है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी बाबा? ग्रामीण सभ्यता थी। यानी यहाँ के जो परिवेश था, लोग रहते थे, जिस क्लाइमेट में थे, तो वह एक ग्राम के, गांव के जैसा था, एक ग्रामीण इलाके के जैसा था। परंतु इस सभ्यता में जो परिवेश था, जो लोग रहते थे, लोगों को रहने का जो तौर तरीका था, वह एक नगर यानी कि शहर के जैसा था। अब शहर में क्या होता है? शहर में पक्की सड़क होती है, नालियां होती है, ठीक ना, व्यापार का केंद्र होता है, अच्छी वहां पर बाजार व्यवस्था होती है। ये सारी व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में थी, इसीलिए तो इसको नगरीय सभ्यता बोलते हैं। लेकिन ग्रामीण सभ्यता में गांवों के परिवेश था, जैसे कुम्हार हो गया, लुहार हो गया, बढ़ई हो गया, ये सब गांव में होते थे लोग। और वहीं से तो जाति का उदय हुआ। जैसे कोई मिट्टी काम करता तो कुम्हार हो गया, कोई लोहा काम करता तो उसको लोहार बोलने लगे लोग, कोई चमड़ा काम करता तो उसको चमार बोलने लगे लोग। तो वही जब से ये जातीय व्यवस्था शुरू हुई, तो ये सारी चीज गाँव में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? गाँव में, ठीक ना। तो याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वही लिखा गया है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता
थी, ठीक ना। इस सभ्यता को आर्य लोगों ने बसाया था। कौन से लोग बसाए थे भगवान? आर्य लोग। कौन से लोग बसाए थे? आर्य लोग। यहाँ पे देखिए आर्य के मतलब हुआ, आर्य के मतलब हुआ ब्राह्मण। कौन है भगवान? ब्राह्मण। आर्य के मतलब कौन लोग हुए? ब्राह्मण। यानी वैदिक सभ्यता को कौन से लोगों ने बसाया था? ब्राह्मण लोगों ने बसाया था। जो कैसे सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। कैसे सभ्यता थी? ग्रामीण। अब आप पीछे हम लोग बतला दिए कि ब्राह्मण लोगों ने कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये चीज आप लोगों को पीछे बतला दिया गया है कि ब्राह्मण लोग, आर्य लोग कहाँ से आए थे। तो आर्य लोग जो थे, ठीक ना, आर्य का मतलब ब्राह्मण, और ब्राह्मण लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे और आ करके, ठीक ना, वैदिक सभ्यता का विकास किए थे। कौन सभ्यता? मध्य एशिया से आए थे और वैदिक सभ्यता का विकास किए थे। सभ्यता का वैदिक सभ्यता का विकास किए। कौन सी सभ्यता का विकास किए? वैदिक सभ्यता। याद रखिएगा, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब है ब्राह्मण। और ब्राह्मण कहाँ से आए थे भारत में? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और वे लोग कौन सी सभ्यता का विकास किए थे? तो वैदिक सभ्यता का विकास किए थे, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सभ्यता बउआ? ग्रामीण सभ्यता थी। तो याद रखिएगा, ब्राह्मण लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्य का मतलब होता है ब्राह्मण। कि कौन सी सभ्यता का विकास किए थे लोग? वैदिक सभ्यता का विकास किए थे लोग। किस सभ्यता का पतन किए थे लोग? पूछा जाए कि आर्य लोगों ने कौन सी सभ्यता का पतन किए थे लोग? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन किए थे। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन किए और वैदिक सभ्यता का विकास किए आर्य लोगों ने, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो वही याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता एक कौन सी सभ्यता है? वैदिक सभ्यता के पतन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद से वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, जो एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक ना। इस सभ्यता को कौन से लोग बसाए थे? आर्य लोग बसाए थे। आर्य का मतलब ब्राह्मण लोग ने बसाया था। इस सभ्यता का काल जो है, ठीक ना, कब से कब तक था? तो 1500 से 600 BC तक था। यानी वैदिक सभ्यता का विकास, वैदिक सभ्यता का विकास कौन से लोग किए थे लगभग? आर्य लोग किए थे। कौन किए थे? आर्य लोग किए थे। आर्य कहाँ से आए थे? आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक ना। सभ्यता का जो विकास किए थे, वैदिक सभ्यता कैसे सभ्यता थी? तो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक ना। इसका विकास कर लिया। समय क्या था? वैदिक सभ्यता का समय क्या था? तो 1500 से 600 BC, 1500 से 600 BC इसका समय रहा। यानी यह सभ्यता 15 और 6 का अंतर निकाला जाए तो 9 वर्ष होगा। यानी 900 वर्षों, 9 वर्ष नहीं, 900 वर्षों तक चली थी। तो वैदिक सभ्यता कितने वर्षों तक चली थी? याद रखिएगा, 900 वर्षों तक चली थी। तो वही चीज लिखा गया, यह सभ्यता 1500 से 600 BC तक चली थी। यानी कि 900 वर्षों तक चली थी। कितने वर्षों तक चली थी? 900 वर्षों तक चली थी। कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता, ठीक ना। अगला है, इस सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? वेदों से। याद रखिए बउआ, वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। और वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। जैसे पीछे आप लोगों से पूछा जाए, हम लोग पीछे पढ़े हैं, लोग सब पीछे से तुलना करेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ही इसमें कोई भारी चीज नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक ना। हम लोग पढ़े लोग हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी हम लोग को मिली है, तो मुहर से मिला है। किससे मिला है? मुहर से मिला है। शिलालेख से मिला है। शिलालेख से मिला है, ठीक ना। अभिलेख से मिला है। अभिलेख से मिला है, ठीक ना। हड्डी से मिला है। पत्थर से मिला है, ठीक ना। और मोती से मिला है, समझ लो। और खेतों की जुताई के साक्ष्य से, ठीक ना, खेतों की जुताई, तमाम चीजों से मिला है। किस सभ्यता की जानकारी? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। वैसे ही वैदिक सभ्यता की जानकारी मान के चलते हैं 1500 BC, 1500 BC पहले चले तो 1500 पीछे हुआ और 1500 ही हुआ, और वर्तमान में 2026 चल रहा है, तो 2000 साल ही हुआ। 2000 साल ही हुआ। तो टोटल अगर जोड़ेंगे हम तो 35, यानी 3500 साल। कितना हुआ? 3500 साल, ठीक ना, की पुरानी बात है। तो इसकी जानकारी इस समय कौन दे रहा है? इसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है हम लोग को? इसकी चीज जानना है कि यानी जैसे हम लोग पीछे पर हड़प्पा सभ्यता जो था, वह 2600 से 1900
बीसी तक था, ठीक ना। तो ये जो तब हुआ आज से लगभग 4500 के आसपास हो जाएगा। 4500 वर्ष पहले की जानकारी कहाँ से मिला है? मुहर से मिला है, शिलालेख से मिला है, अभिलेख से मिला है, हड्डी से मिला है, पत्थर से मिला है, मोती से मिला है, खेतों के द्वारा मिला है, ठीक ना, तमाम चीजों के द्वारा मिला है ना जी। वैसे हम लोग प्राप्त करेंगे अब यहाँ पर कि जो वैदिक सभ्यता, अब कौन सी सभ्यता है हम लोग? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिली है और वैदिक सभ्यता कितनी पुरानी है ये तो आप जानबे करते हैं। वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता हुआ बाबू हम लोग के 1500 से 600 बीसी। कितने वर्ष हुआ ये जो हुआ? 900 वर्ष हुआ। कितना वर्ष हुआ? 900 वर्ष, ठीक ना, 900 वर्ष तक चला था। लेकिन आज से तुलना कर लिया कितना पुराना है, तो अगर आज से तुलना किया जाए तो 1500 यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 1500, इधर ईसा मसीह के जन्म के बाद आज हो गया हम लोग को 2026 चला, तो मान के चलते 2000, अब पीछे 1500, तो 1500 वर्ष पीछे और वर्तमान में 2000 हुआ। टोटल मिलाएंगे तो 3500 वर्ष हुआ। कितना वर्ष हुआ? तो 3500 वर्ष पुरानी जो सभ्यता है, जिस सभ्यता का नाम क्या है हम लोग होगा? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता। 3500 वर्ष जो पुरानी सभ्यता जिसकी नाम है वैदिक सभ्यता, इसकी जानकारी कहाँ से मिली है? इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? इसके बारे में जानकारी हम लोग कहाँ से जुटा रहे हैं? इसके बारे में जानना है तो इसकी जानकारी वेदों से मिले। किससे मिल रही है? वेदों से मिल रही है। किससे मिले बउआ? वेदों से मिले। तो याद रखिएगा, पूछा जाए आप लोगों से कि वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? तो वेदों से मिले, ठीक ना। वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से। या वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिली है? वेदों से मिली है। परंतु हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिली है? मुहर से मिला है, ठीक ना, अनाज से मिला है, शिलालेख से मिला है, मुहर से मिला है, मुहर बोला है, मोती से मिला है, पत्थर से मिला है, ठीक ना, मनके से मिला है, उस चीज की जानकारी उससे मिली है। परंतु वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिली है? तो वेदों से मिली है। कहाँ से मिले बउआ? वेदों से। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता आज से 3500 वर्ष पुरानी सभ्यता है लगभग, जिसकी जानकारी हम लोग को वेदों से मिली है। वही चीज लिखा गया है, इस सभ्यता की जानकारी वेदों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? वेदों से। अब वेद जो है बउआ 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते नहीं है, ठीक ना, अभी भी है। वेद 4 है। वेद कितने हैं? 4। वेदों की संख्या वही यहाँ पर लिखा गया है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन वेद? पहला नंबर यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। तो याद रखिएगा, जो वेदों से जानकारी मिली इस सभ्यता की जानकारी, तो वेद कितने हैं? वेद कितने बउआ? 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। वेद कितने हैं? 4 है। या वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक ना। या पूछे वेद कितने थे? 4। कौन कौन सा वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन सा वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। सबसे पहले इसी की रचना हुई थी। उसके बाद किस वेद की रचना हुई थी? यजुर्वेद की रचना हुई थी। कौन से वेद? उसके बाद से सामवेद की रचना हुई थी और उसके बाद से वह अथर्ववेद की रचना हुई थी। कौन से वेद की रचना हुई थी? अथर्ववेद की रचना हुई। तो पूछा यार, सबसे जो नई वेद है, नया वेद है, ठीक ना, नया में, वो उस वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद है। और सबसे जो पुराने वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। क्योंकि इस ऋग्वेद की रचना 1500 से, ठीक ना, 1500 से 1000, 1500 से 1000 बीसी में इस ऋग्वेद की रचना हुई थी। और जो बाकी जो 3 वेद है, जिसको हम लोग उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, उसको बोलते हैं 1000 से 600 बीसी में। 1000 से 600 बीसी में इसकी रचना हुई थी। तो ये सब नई वेद है, ये सब सबसे पुराना वेद है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, वेद कितने होते हैं? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। पूछा जाता है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? 4। कोई दिक्कत? चलो याद रखें। चलिए, तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े लोग। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक ना, जो 1500 से 900, 1500 से 600 ईस्वी तक, यानी हम लोग पढ़ चुके हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। किसके बारे में?
वैदिक सभ्यता के बारे में, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक है हम लोग का जनपद के बारे में। किसके बारे में? जनपद के बारे में, जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, जन और पद। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसका अर्थ क्या होता है, फिर महाजनपद क्या है, कितने महाजनपद थे, उसमें कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, ये सारी बातों को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो याद रखिए बउआ, जनपद के बारे में पढ़ लो। जनपद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद। कौन कौन शब्द से? जन और पद से मिलकर बना है। ऐसे तो हम लोग आम बोलचाल भाषा में जानते हैं, जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब क्या होता है? लोग। और पद का मतलब हुआ चिन्ह। पद माने यानी पांव, यानी चिन्ह। तो यहाँ पर पांव का मतलब मत समझिए, यानी पांव का मतलब हुआ निवास स्थान हुआ। क्या हुआ? निवास स्थान। तो याद रखिए, जनपद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद, जिसमें जन का अर्थ होता है जनता या लोग। जन का अर्थ क्या होता है? जनता या लोग होता है, ठीक ना। और पद का अर्थ होता है, पद का अर्थ होता है स्थान या चिन्ह। क्या होता है? स्थान या चिन्ह। तो याद रखिएगा, जनपद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? जनपद जो है, जनपद दो शब्दों से मिलकर बना है बबुआ। कौन कौन शब्द है? एक जन है और एक पद है। जन का अर्थ होता है जनता और पद का अर्थ होता है स्थान। क्या होता है? स्थान या पद चिन्ह। तो याद रखा जाए आप लोग, ठीक ना, कि जनपद जो है, जनपद दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद। जन का अर्थ होता है जनता या लोग, और पद का अर्थ होता है स्थान या चिन्ह। का होता है? स्थान या चिन्ह होता है। और जनपद का शाब्दिक अर्थ ऐसा देखा जाए हम लोग के, तो जनता का निवास स्थान। क्या हुआ? यानी जहाँ जनता निवास करती थी, जिस जगह पर जनता रहती थी, उसी स्थान को हम लोग जनपद बोलते थे। क्या बोलते थे लोग? जनपद बोलते थे। तो याद रखिएगा, जनपद का शाब्दिक का अर्थ क्या हुआ? जनता का निवास स्थान। क्या हुआ जी? जनता का निवास स्थान। एक और इसका अर्थ होता है जिला। क्या होता है बबुआ? जिला। एक और इसका अर्थ हुआ, जनपद का अर्थ हुआ जिला। का अर्थ हुआ बबुआ? यहाँ पे देखिए, जिला। तो जनपद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद। तो ध्यान देखिए, जन और पद। जन का मतलब हुआ जनता या लोग, और पद का मतलब हुआ स्थान या चिन्ह। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ हुआ जनता का निवास स्थान, जनता का पद चिन्ह, यानी जनता जहां रहेगी, निवास करेगी, वही पर उसका चिन्ह बनेगा ना। तो उसका अर्थ हुआ। एक और इसका अर्थ होता है जिला। क्या होता है? अर्थ हुआ जिला। तो जनपद का दूसरा अर्थ हुआ वो यहाँ पे देखिए, जिला। तो जैसे जिला हुआ, अब जिला से बड़ा का होता है राज्य होता है, राज्य से बड़ा का होता है देश होता है, ठीक ना। तो जनपद का अर्थ हुआ जिला, तो महाजनपद का अर्थ का हुआ राज्य होगा। क्या होगा? राज्य। वही चीज आप लिखा गया है, महाजनपद का अर्थ का होता है राज्य। क्या होता है बउआ? राज्य। याद रखा जाए, जनपद का दूसरा अर्थ का होता है जिला, ठीक ना। का अर्थ होता है जिला, और महाजनपद का अर्थ का होता है राज्य। झकवाए हम तो आप लोग के है, हॉस्टल में रहिए कि ना होने का, ड्रामा भूलवा देंगे। अब खेत पढ़ाई ना होगी आज। तो जनपद का अर्थ होता है राज्य। का होता है? राज्य। और राज्य से नहीं, सॉरी, जनपद का अर्थ होता है जिला। का होता है? जिला। और जिला से बड़ा होता है हम लोग के राज्य, और राज्य से बड़ा होता है देश, ठीक ना। तो जनपद का अर्थ हुआ जिला, तो महाजनपद का अर्थ होता है हुआ राज्य। का होता है? राज्य। राज्य का मतलब एक बड़ा सा विस्तृत क्षेत्र हुआ जिस पर राजा राज्य करते थे, उसी को हम लोग बोलते हैं राज्य। तो याद रखिएगा, जनपद दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद। जन का अर्थ होता है जनता, और पद का अर्थ होता है स्थान या चिन्ह, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ जनता का निवास स्थान। या जनपद के एक और अर्थ होता है, जनपद का अर्थ होता है दूसरा अर्थ होता है जिला। अब महाजनपद मिला देंगे तो राज्य हो जाएगा। हो जाएगा राज्य। तो वही महाजनपद का अर्थ राज्य। तो आज छठी शताब्दी के समय में महाजनपदों की संख्या 16 थी। कितनी थी? 16 महाजनपद थे। कितना था बाबा? 16 महाजनपद था। महाजनपद, यानी छठी शताब्दी में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपदों थी। और महाजनपदों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो याद रखिए, महाजनपद का अर्थ का हुआ राज्य। का हुआ बउआ? राज्य। महाजनपद का अर्थ का हुआ राज्य, ठीक ना। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। तो वही आप लिखेगा, महाजनपद का अर्थ होता है राज्य,
अब देखिए 16 महाजनपद, कितने महाजनपद थे? 16। याद है कि छठी शताब्दी के समय, ठीक ना, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद। इसमें भी जो सबसे शक्तिशाली जो था उसको हम लोग बोलते हैं मगध महाजनपद, ठीक ना, जो हमने के बिहार में हुआ करता था। सबसे शक्तिशाली, सबसे वैभव, सबसे संपन्न जो जनपद था वो मगध जनपद था, हम लोग के क्षेत्र के, ठीक ना, यानी पटना स्थित मगध जो जनपद था वह सबसे शक्तिशाली था। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक ना। ऐसे ही नहीं कहा जाता है बिहार एक समय में गौरवशाली राज्य हुआ करता था, ठीक ना, यही से बिहार से पूरे भारत को कंट्रोल की जाती थी। आज बिछड़ गया वो अलग बात है, पार्टी पॉलिटिक्स से नेताओं के चलते बिछड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसका गौरव नहीं है, इसका गौरव बहुत प्राचीन है। वैशाली के गणराज्य के बारे में आप लोग जानते हैं, जो जो कहीं विश्व में कहीं भी गणराज्य नहीं था, तो उस समय वैशाली में गणराज्य हुआ करता था। तो वही चीज है। तो सबसे 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली था मगध महाजनपद था, वह हम लोग के बिहार में था। कहाँ था? बिहार में। तो उस जनपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना। तो महाजनपद का अर्थ होता है, ठीक ना, महाजनपद का अर्थ क्या होता है? राज्य, ठीक ना। कितने महाजनपद थे? 16। ऑब्जेक्टिव सवाल है, याद रखिएगा। महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। 16 महाजनपद का अर्थ होता है 16 राज्य। अब देखिए, महाजनपद का अर्थ हुआ राज्य, तो 16 है, 16 महाजनपद तो 16 राज्य हुआ। यानी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 राज्य हुआ करते थे। कितना राज्य हुआ करता था? 16 राज्य। पूरे अखंड भारत में 16 राज्य हुआ करता था, और वहीं से भारत को संचालित, जगह जगह से अलग अलग राजा या लोग मिलकर के संचालन करते थे। तो 16 महाजनपद का अर्थ हुआ 16 राज्य। छठी शताब्दी का काल जो था परिवर्तनशील का काल कहलाता है। अभी छठी शताब्दी लिखे है, तो छठी शताब्दी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला मत समझिए, ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला के बात करते थे ना, यानी पूर्व वाला बात कर रहे हैं। तो छठी शताब्दी का काल जो है परिवर्तनशील का काल कहते हैं। हम लोग पीछे पढ़े हैं लोग, परिवर्तनशील का काल किसे कहते हैं, क्योंकि छठी शताब्दी में बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ था। बहुत से लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में शामिल हो गए थे, परिवर्तन कर लिए थे, इसको परिवर्तन का काल कहते हैं। एक आंदोलन चल गया था, ठीक ना, वही चीज है। छठी शताब्दी का काल जो है परिवर्तनशील का काल है, ठीक ना। 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध एवं जैन किताबों से मिलती है। कहां से मिलती है? जैसे हम लोग पीछे पढ़े लो, वैदिक सभ्यता की जानकारी, किसकी जानकारी? ध्यान दीजिए, वैदिक सभ्यता की जो जानकारी हम लोग को मिलती है, वैदिक सभ्यता की जानकारी कहां से मिलती है? तो वेदों से मिलती है। कहां से मिलती है? वेदों से मिलती है, ठीक ना। और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कहां से मिलती है? मुहर से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जो मिलती है बउआ, जानकारी जो मिलती है कहां से मिलती है? मुहर से मिलता है। कहां से मिलता है? मुहर से, ठीक ना, समझ लो। तो वैसे ही हम लोग याद रखिएगा, जनपदों की जानकारी, महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है? तो बौद्ध और जैन किताबों से। बौद्ध एवं जैन जो किताब है उन किताबों से हम लोग के, ठीक ना, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। वही लिखा गया है 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध एवं, कौन हुआ? बौद्ध एवं जैन के किताबों से मिलती है, ठीक ना। अब 16 महाजनपद है, सबका नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ का नाम दिया गया है। लेकिन आप लोग को पीछे बता दिए कि 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद है वह मगध का जनपद है। कौन जनपद है? मगध जनपद, ठीक ना। कौन जनपद है बाबू? मगध जनपद। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो जनपद है उस जनपद को बोलते हैं मगध जनपद, ठीक ना। तो 16 महाजनपद में कुछ कुछ का नाम दिया गया इसमें, जैसे वज्जी, वज्जी, मगध, देखिए ये सब तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। कौशल, कुरु, पंचाल, अवंती, गंधार, ठीक ना। गंधार जो अफगानिस्तान में चला गया इस समय के दौर में, ठीक ना। तो इतने जो जनपद 16 महाजनपदों में से कुछ जनपद का नाम दिया गया है, जैसे वज्जी का है, ठीक ना, मगध है, कौशल है, कुरु है, पंचाल है, अवंती है और गंधार है। पूछा जाए कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, महाजनपद कौन था? तो मगध महाजनपद। कौन था? मगध महाजनपद था। कौन था बाबा? मगध महाजनपद था। अधिकांश महाजनपद पर राजा राज करते थे। कौन राज करते थे? राजा राज करते थे। लेकिन दो ऐसा महाजनपद था जिस पर राजा राज नहीं करते थे, कई लोग मिल करके राज करते थे। जैसे देखिए, गढ़ और संघ, दो ऐसा, ठीक ना, महाजनपद था जिस पर कई लोग मिलकर
राज करते थे। जैसे पीछे बोले हैं, अधिकांश महाजनपदों पर राजा राज करते थे। कौन राज करते थे? राजा राज करते थे। परंतु दो ऐसा मतलब क्या बोल जाए कि महाजनपद था जिस पर राजा राज नहीं करते थे, कई लोग मिल करके राज करते थे। जैसे गढ़ और संघ, गढ़ और संघ दो ऐसा महाजनपद था जिस पर कई लोग मिल करके राज करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आप लोगों से, कौन कौन ऐसा, ठीक ना, महाजनपद था जिस पर राजा ना राज करके कई लोग मिलकर राज करते थे? तो गढ़ एवं संघ, गढ़ एवं संघ दो ऐसा महाजनपद था जिस पर कई लोग मिल करके क्या करते थे? राज करते थे। कई लोग मिलकर क्या करते बाबा? राज करते थे। कोई दिक्कत? उतार लीजिए।